तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की क्लास है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे और इसमें आज हमारी ये क्लास संख्या 10 है जिसमें आज हम अपभ्रंश साहित्य को पूरा पढ़ेंगे और इस प्रकार हमारा आदिकाल आज खत्म हो जाएगा। ये टारगेट बैच हमने शुरू किया है दिसंबर 2024 के नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा करवा के देंगे। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इसमें हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे और दिसंबर तक हमारा टारगेट रहेगा कि एक बार फुल रिवीजन भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने 4 रचनाएं पढ़ ली थी, विद्यापति और वसंत विलास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हम संदेश रासक से शुरू करते हैं। संदेश रासक जो है ये अब्दुल रहमान की रचना है। इसके रचना काल अलग अलग बताए जाते हैं। डॉक्टर कत्रे के अनुसार इसका रचना काल 11वीं से 14वीं शताब्दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 11वीं शताब्दी है। अगरचंद नाहटा के अनुसार 1400 संवत के आसपास और मुनि जिनविजय के अनुसार ये 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच का इसका समय रहा है, जो कि सर्वमान्य मत भी है। क्वेश्चन अगर आएगा तो सर्वमान्य के हिसाब से ही आएगा। तो इसकी ये वाली जो है रचना काल 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी हमें याद रखना है। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब 12वीं शताब्दी जब खत्म होने वाली थी तब, और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मतलब जब शुरू हुई 13वीं शताब्दी। इस समय के बीच में ही इसकी रचना हुई होगी, ऐसा सर्वमान्य विदित है और यही हमें याद भी रखना है। इसका काव्य रूप क्या है? ये खंड काव्य है। इसमें 3 सर्ग हैं जिन्हें प्रक्रम कहा गया है। आजकल यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम हो रहा है उसमें प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है। कहीं से भी आजकल पूछ लेता है, बने बनाए रटे रटाए क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं। तो इसमें यह भी पूछ सकता है कि संदेश रासक में सर्गों को क्या कहा गया है, तो इन्हें प्रक्रम कहा गया है, हमें याद रखना है। इसमें कुल छंद जो हैं ये 223 हैं, सभी रासक छंद हैं। और रासक छंद में क्या होता है? 21 से लेकर 39 तक मात्राएं होती हैं। ये मात्राएं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तब इसको डीपली हम समझेंगे। अभी ये याद रखना है हमें कि इसमें कुल छंद 223 हैं, रासक छंद हैं और रासक छंद में 21 से लेकर 39 तक मात्राएं पाई जाती हैं। आगे पढ़ लेते हैं। अब्दुल रहमान के बारे में क्या बताया गया है कि अब्दुल रहमान किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले पहले मुस्लिम कवि हैं। अब्दुल रहमान को पहला मुस्लिम कवि माना जाता है जिन्होंने किसी भारतीय भाषा में रचना की हो। तो ये प्रश्न एकदम बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि ऐसा मुस्लिम कवि जिसने भारतीय भाषा में रचना की वो है अब्दुल रहमान। इसका वर्ण विषय क्या है? संदेश रासक में विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है। ये प्रश्न शायद आ भी चुका है, किस एग्जाम में आया मुझे याद नहीं है, लेकिन एक एग्जाम में ये प्रश्न मैंने देखा था, आया हुआ है कि विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन किस रचना में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। यह वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें वियोग श्रृंगार रस पाया जाता है ज्यादातर। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। ये हम पिछली क्लासों में कई बार पढ़ चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रृंगारिक रचना का प्रारंभ संदेश रासक से मानते हैं। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। क्या कहते हैं ये संदेश रासक के बारे में कि संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है जो एक और
ढोला मारूरा दोहा की मारवणी की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ पद्मावत की नागमती की। संदेश रासक में जो नायिका है उसका तुलना की गई है उसकी मारवणी से और नागमती से, यानी कि इसमें जो विरह की जो गाथा बताई गई है नायिका की, वो मारवणी और नागमती के जैसे ही उच्च कोटि की दर्शाई गई है। अगला कथन पढ़ते हैं इनका। संदेश रासक पृथ्वीराज रासों से भिन्न प्रकृति का काव्य है। हाँ, इसमें पिछला जो कथन हमने पढ़ा, इसमें प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मारवणी और नागमती के विरह है, मारवणी और नागमती के विरह काव्य का, विरह काव्य की तुलना, माफ कीजिएगा, विरह काव्य की तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके साथ करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें जितने भी कथन पढ़ रहे हैं हम, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हों, रामचंद्र शुक्ल जी के हों या फिर नगेंद्र जी के हों, कोई भी हम कथन पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से समझ लेना है। समझकर अगर हम याद करेंगे, उसको आत्मीय रूप से पढ़ेंगे, तो हमें सहज ही वो याद भी हो जाएगा और हमें लंबे समय तक वो उसे हम स्मरण रख सकते हैं, और उसमें से किसी प्रकार का भी क्वेश्चन बन के आए, हम अवश्य ही उसको ठीक करके आएंगे। ये मेरा मानना है, तो हमें अच्छे से समझ के याद करना है। आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक पृथ्वीराज रासों से भिन्न प्रकृति का काव्य है। पृथ्वीराज रासो प्रेम के मिलन पक्ष का काव्य है और संदेश रासक विरह पक्ष का। इस कथन में पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक की भिन्नता बताई गई है। क्या है? रासो काव्य रूढ़ियों द्वारा वातावरण पैदा करता है, लेकिन संदेश रासक जो है वो हृदय की मर्म वेदना के द्वारा। रासों में घर के बाहर का वातावरण प्रमुख है और संदेश रासक में घर के भीतर का। रासो नए नए प्रेम और रोमांस प्रस्तुत करता है, संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, बहुत अच्छा कथन है ये। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी का एक और कथन है इसमें। इस संदेश में ऐसी करुण वेदना है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। उपमाएं अधिकांश में यद्यपि परंपरागत और रूढ़ हैं, तथापि बाह्य वृत्त की वैसी व्यंजना उसमें नहीं है जैसी आंतरिक अनुभूति की। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को बड़े करीब से जाना है, उनका विस्तृत उन्होंने अध्ययन किया है और उसके बाद में उन्होंने, जाहिर सी बात है कि उनकी रचना संदेश रासक जो इतनी महत्वपूर्ण रचना है उसके बारे में उन्होंने खूब लिखा होगा। इसलिए संदेश रासक के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसी कारण से आप लोगों के लिए मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही कथन संदेश रासक के बारे में लेके आया हूं, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट छोड़ना नहीं है। बिल्कुल जो गौण है उसे भी हम पढ़ेंगे, डीपली पढ़ाई कर रहे हैं हम। आप पिछली क्लासेज उठा के देख लीजिए, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम स्टार मार्क करके याद करेंगे। अगला कथन है, संदेश रासक पृथ्वीराज रासों से भिन्न काव्य है। ये सेम हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले पेज पर, तो ये डबल हो गया है। ये 3 कथन हैं जो हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं संदेश रासक के बारे में, ये हमें याद करने हैं। ये हमारा पहला कथन है, ये दूसरा कथन हो गया और ये है हमारा तीसरा कथन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, इन्हें हमें छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत पैंगलम हमें पढ़ना है। प्राकृत पैंगलम जो है वो किसी एक रचनाकार की रचना न होकर इसमें 4 कवियों के पद हमें प्राप्त होते हैं। ये एक संकलन है जिसमें कि बब्बल, जज्जल, शारंगधर और विद्याधर के पदों का
संग्रह हमें मिलता है। इन चारों रचनाकारों का नाम हमें याद रखना है कि प्राकृत पैंगलम में किन चार रचनाकारों के पद संकलित हैं या संग्रहित हैं, ये हमें याद रखना है। इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने इनका संकलन किया है। इसका संकलन जो हुआ है वो 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ है, लक्ष्मीधर ने किया है। लेकिन इसका रचनाकाल जो है ये अलग अलग माना जाता है। बच्चन सिंह मानते हैं 11वीं से 14वीं शताब्दियों के बीच, और सुनीति कुमार चटर्जी जी मानते हैं 15वीं शताब्दी के आरंभ में इसकी रचना हुई होगी। रचनाकाल इतना खास महत्व नहीं रखता है। इसका संकलन हमें याद रखना है, लक्ष्मीधर ने किया है, 14वीं शताब्दी में किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पुरानी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषाओं का मिश्रण है। इन चार कवियों ने, रचनाकारों ने जो पद लिखे हैं उनको संग्रहित किया गया है इसमें। और चारों की भाषा जो है वो एक जैसी तो हो नहीं सकती है, इसीलिए इसमें जो है भाषा भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जिसमें कौन कौन सी है? पुरानी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली। ये भाषाएं हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। बंशीधर ने प्राकृत पैंगलम पर इसी नाम से टीका भी लिखी है। प्राकृत पैंगलम की टीका अगर आ जाता है किसने लिखी है, तो वो भी लक्ष्मीधर जी ने ही लिखी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 8 छंद हमीर रासों से संबंधित भी हैं। जब हमने हमीर रासों पढ़ा था और रासो साहित्य की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें भी हमने पढ़ा था कि हमीर रासों का पहला जो जिक्र है वो प्राकृत पैंगलम में पाया जाता है, जिसमें कि 8 छंद हमीर रासों के पाए जाते हैं, ऐसा शुक्ल जी ने बताया है हमें। और ये सर्वविदित भी है। नागरी प्रचारणी सभा काशी भी इस चीज को मानती है। तो ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसमें सुखी और संपन्न जीवन के विषय में भी चर्चा की गई है। आगे, हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पैंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। प्राकृत पैंगलम में 11वीं से 14वीं सदी तक लिखे छंद हो सकते हैं। यदि प्राकृत पैंगलम में पाए जाने वाले छंद शारंग धर के हैं तो उन्हें कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि शारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि शारंगधर को कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता मानने वाले इतिहासकार कौन हैं, आलोचक कौन हैं? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर बच्चन सिंह जी। आगे कथन क्या है? लक्ष्मीधर नामक पंडित ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नाम का एक ग्रंथ संग्रह किया, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है और उदाहरणों के रूप में कई कवियों की रचनाएं उद्धृत हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। आगे, पृथ्वीराज रासो का जिक्र भी इस रचना में प्राप्त होता है। इसमें पृथ्वीराज रासो का भी जिक्र मिलता है। तो अगर प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि कौन कौन से रासो ग्रंथों का जिक्र प्राकृत पैंगलम में पाया जाता है, तो हमें सिर्फ हमीर रासो याद नहीं रखना है। अगर उसमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें हमीर रासो और पृथ्वीराज रासो दोनों का नाम होता अगर किसी ऑप्शन में, तो हमें ये दोनों वाला ही लगा के आना है। राहुल सांकृत्यायन जी क्या कहते हैं कि प्राकृत पैंगलम में अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के अनेक रचनाओं के नमूने प्राप्त होते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी इन्हें पुरानी हिंदी का जो है प्रारंभिक ग्रंथ भी एक तरह से मानते हैं। ये प्रकाशित कहाँ हुआ था? ये बिब्लियोथिका इंडिया पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
प्राकृत पेंगलम जो है इसका प्रकाशन बिब्लियोथिका इंडिया पत्रिका में हुई थी और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो जितने भी मैं पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूं, जितना भी मैं पीपीटी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन उसमें से भी कौन कौन सा हमें 100% याद रखना है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। आप भी साथ में नोट्स बनाइएगा, पेन और पेपर पे बनाएं तो वो सबसे अच्छा रहेगा। लिखते हुए बोलते हुए हमें कुछ कुछ याद होता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, जो कि हमें जिंदगी भर याद रहता है। तो नोट्स बनाने की आदत लेके चलिए साथ में। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारा लौकिक साहित्य खत्म होता है। इसमें हमने 6 रचनाएं या फिर 6 कवियों को पढ़ा है। रचनाएं और कवियां मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और आगे अब हम पढ़ने वाले हैं आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य। इसमें हम 3 रचनाएं पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें हम राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राउलवेल पढ़ते हैं। राउलवेल जो है इसे राजकुल विलास भी कहा जाता है, जो कि इसका संस्कृत नाम है। ये रोड़ा कवि की रचना है। रोड़ा कवि जो है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इनका नाम हमें अवश्य ही याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राउलवेल के रचनाकार रोड़ा कवि हैं। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई है। रचना काल जो है ये हमें किस लिए याद रखना है, क्योंकि क्रम से लगाने वाला प्रश्न बहुत बार आता है और हमें रचना काल अगर सभी मुख्य रचनाओं का याद होगा तो हम आसानी से उस प्रश्न को कर सकते हैं। ये एक चंपू रचना है। चंपू रचना क्या होती है, जिसमें गद्य पद्य दोनों शैलियां एक साथ लेकर कवि चलता है, उसे चंपू रचना कहते हैं। ये चंपू रचना की प्रथम रचना मानी जाती है। चंपू परंपरा में प्रथम रचना कौन सी है, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो ये राउलवेल है। इसमें है क्या, वर्ण विषय क्या है, कलचुरी राजवंश के किसी शासक के सामंत की, कलचुरी वंश का कोई शासक है, उसका कोई सामंत है, उसकी 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन इसमें प्राप्त होता है। ठीक है। और ये जो 7 नायिका थी ये अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग राज्यों की थी, जिसमें प्रथम नायिका महाराष्ट्र की है। ठीक है, प्रथम नायिका इसमें महाराष्ट्र की है और ये नक्षिक वर्णन संबंधित पहली हिंदी रचना मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नक्षिक वर्णन से संबंधित प्रथम हिंदी रचना राउलवेल है। ये था क्या, ये एक शिलालेख कृति है और वर्तमान में कहां है, ये प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संरक्षित है। इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, क्योंकि इसमें 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन है, सभी अलग अलग राज्यों की है, तो 7 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग रचनाकार ने इसमें किया है, जिसमें राजस्थानी प्रमुख रूप से इस्तेमाल की गई है। रामचंद्र तिवारी जी क्या कहते हैं कि राउलवेल की भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है, किंतु इसमें पछाही और पूर्वी अपभ्रंश का भी संश्लेष है। विश्वनाथ प्रसाद जी क्या कहते हैं कि राउलवेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। ये इंपॉर्टेंट कथन है। किसने कहा है ये विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। सबसे पहले जानकारी इसके बारे में कर्नल टोड ने दी थी। इसके 23 शिलालेख थे, जिसमें 7वां और 9वां अभी उपलब्ध नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके रचनाकार दामोदर शर्मा जी हैं। इसका रचनाकाल बताया जाता है 1145 ईस्वी के आसपास। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है क्या,
उक्ति व्यक्ति यानी कि बोलना और उसका व्यक्त करना। ठीक है, तो ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। और महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे दामोदर शर्मा, इन्होंने लिखा है इसको। उन्होंने इसकी रचना महाराज के राजकुमारों को बनारस के आसपास की भाषा तथा संस्कृति सिखाने के उद्देश्य से की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आया है कि किस रचना को राजकुमारों को बनारस के आसपास की भाषा और संस्कृत का ज्ञान कराने के लिए रचा गया था। बनारस के आसपास, ये वाले जो शब्द है ना, ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो बनारस के आसपास की जो संस्कृति है उसका वर्णन हमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है। बनारस और उक्ति व्यक्ति प्रकरण हमें याद रखना है, या फिर कोई और दूसरा आपका लॉजिक हो, कोई तरीका, उससे याद रख सकते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं कि बनारस के लोगों को उक्ति व्यक्ति में बहुत ज्यादा मजा आता है ना, या फिर उनकी व्याकरण बहुत अच्छी है, उससे हम उक्ति व्यक्ति प्रकरण और बनारस का संबंध याद रख सकते हैं। इस रचना से बनारस की तत्कालीन भाषा तथा संस्कृति का पता चलता है। दामोदर ने स्वयं इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया है और सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कोसली यानी कि अवधी को प्राचीन कोसली भी कहा जाता है, इसे सुनीति कुमार चटर्जी प्राचीन कोसली मानती हैं। आगे द्विवेदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चला है कि उन दिनों कहानियों में गद्य का भी प्रयोग होता था। संभवतः चंपू काव्य के ढंग की रचना होती थी। अब इसमें गद्य पद्य मिश्रित शैली का दामोदर शर्मा जी ने इस्तेमाल किया है, तो उसी दम पर, उसी कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि इस रचना से हमें पता चल रहा है कि उस समय भी गद्य रचना होती थी। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ण रत्नाकर है, इसको पढ़ते हैं। इसके रचनाकार ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी रहा है। ये एक शब्दकोश है, मोस्ट इंपोर्टेंट व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और शब्दकोश है वर्ण रत्नाकर। इसकी भाषा मैथिली है और इसे मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर को, मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है पूरे वर्ण रत्नाकर के टॉपिक की। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है। ये 8 अध्याय पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ लेना है। अगर हमारे सिलेबस में अगर वर्ण रत्नाकर लगी हुई है तो उसके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी हो सके, जितना डीपली हम पढ़ सकते हैं, हमें पढ़ना है, क्योंकि एनटीए जो है कहीं से भी प्रश्न पूछ लेता है। 8 अध्याय कौन कौन से हैं? नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आख्यान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रणायक वर्णन, भट्टादि वर्णन, शमशान वर्णन और अपूर्ण। ये जो है 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है। ये पढ़ना है और रिवाइज कीजिए, 3 बार रिवाइज कीजिए, 4 बार रिवाइज कीजिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा हमें एग्जाम में। एग्जाम के समय पर रिवीजन किया हुआ अगर एक बार आंखों के सामने से निकल जाएगा तो वो रिफ्रेश हो जाएगा और घबराने की बात कोई नहीं रहेगी एग्जाम में। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है और तत्कालीन हिंदू दरबारों का वर्णन, यानी कि जो दरबारी संस्कृति, हिंदू दरबारों का वर्णन का क्या मतलब? इसमें उस समय पे जो दरबारी संस्कृति चलती थी उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसमें अपभ्रंश को अवहट्ट कहा गया है। इसका प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र द्वारा
द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया गया था। एक एक पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वर्ण रत्नाकर के बारे में, और प्रश्न इसमें पूछा ही जाता है, याद रखना है। यहां पर हमारा आदिकाल में लौकिक गद्य साहित्य कंप्लीट होता है। आगे हम चलते हैं आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में, जिसमें हमें सबसे पहले स्वयंभू को पढ़ना है। स्वयंभू को प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को कौन मानता है? रामकुमार वर्मा जी मानते हैं। ऐसा प्रश्न आ सकता है। और इनका समय जो है 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उन्होंने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा है। कौन सा रचनाकार अपने आप को कुकवि कहता है? आगे और भी इसमें हम रचनाकार देखेंगे जो अपने आप को अभिमान मेरु का नाम देते हैं, अपने आप को भी उपाधियां देते थे। पहले रचनाकार होते थे, कवि होते थे जो, वो अपने आप को भी उपाधियां देते थे। ये हमें अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से आता है कि कौन से रचनाकार ने स्वयं को फलानी उपाधि दी है। और डॉक्टर भयाणी जी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। इन्हीं को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है, और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी इन्हीं को कहा जाता है। इनकी सारी उपाधियां याद रखनी हैं। ये 4 इनकी उपाधियां हैं। स्वयं क्या कहते हैं? कुकवि कहते हैं खुद को। भयाणी जी इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। इनको अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है, और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पौमचर्यु लिखा था। इसकी रचनाएं हम आगे पढ़ते हैं। पौमचर्यु, जिसको पद्मचरित भी कहते हैं, ये इनकी रचना है, जो कि एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड और 90 संधियां हैं। ये इसकी 4 उपाधियां जो हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, चारों की चारों याद रखनी है। कुकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का कालिदास और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू को माना जाता है। पौंचर्यों में और क्या है आगे देख लेते हैं। इसमें 83 संधियां स्वयंभू ने और शेष 7 उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की हैं। टोटल 90 संधियां हैं, उसमें से 83 स्वयंभू जी करके चले गए थे, और बाकी की 7 संधियां पूरी करने का कार्य उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया है। इसमें है क्या? रामकथा का चित्रण है, और भयानी ने इसे अपभ्रंश की रामायण कहा है। देखिए, पौमचर्यु, पद्मचरित, ठीक है, ये हमें याद रखना है कि इसी को अपभ्रंश की रामायण कहा जाता है। रामकुमार वर्मा जी इसके बारे में क्या लिखते हैं कि पौमचर्यों में स्वयंभू विलाप और युद्ध लेखन में विशेष पटु हैं। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है मुझे कथन, इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, यानी कड़वक पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है। कड़वक पद्धति हम पहले पढ़ के भी आ चुके हैं कि 2 छंदों को मिलाकर अपनी बात को प्रकट करने का तरीका जो है वो कड़वक पद्धति कहलाता है। सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग किसने किया था, ये हम पिछली से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिसको याद है वो कमेंट करके बताइए। अगला अरिष्टनेमि चरित, इसको अरिष्टनेमि चर्यु भी कहते हैं। इसमें क्या है? अरिष्टनेमि और कृष्ण की कथा का चित्रण है। स्वयंभू ने जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना है स्वयं को। स्वयंभू छंद, इसमें क्या है? अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है। पंचमी चर्यों में नाग कुमार के चरित्र का वर्णन है, और अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता
कृष्ण के बारे में काव्य लिखने वाले अपभ्रंश में स्वयंभू पहले कवि हैं। स्वयंभू जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कई सारे इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं जो इसके बारे में याद रखने हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हृदय से याद कीजिएगा तो अवश्य ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आगे हेमचंद्र है। हेमचंद्र के बारे में हमें क्या पढ़ना है, इनका समय जो है वो 12वीं शताब्दी रहा है। इनका मूल नाम चंगदेव और इनके आश्रयदाता राजा हैं जयसिंह और कुमारपाल। ये दोनों गुजरात के शासक थे। अपभ्रंश का पाणिनि किसको कहा जाता है, हेमचंद्र को। अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू को, और हेमचंद्र को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का पाणिनि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन, कुमारपाल चरित, देशी नाममाला कोश। देशी नाममाला कोश क्या है, ये भी एक शब्दकोश है। एक शब्दकोश लिखा था स्वयंभू जी ने। छंदानुशासन, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, ये इनकी रचनाएं हैं। सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन क्या है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों भाषाओं के व्याकरण की रचना की गई है। कुमारपाल चरित में क्या है, कुमारपाल चरित में इनके जो आश्रयदाता राजा थे कुमारपाल, उनकी प्रशंसा में इन्होंने एक प्रबंधात्मक महाकाव्य लिखा है जिसमें 20 सर्ग हैं। इन 20 सर्गों में पहले 12 सर्ग जो हैं वो तो संस्कृत के हैं और अंतिम 8 प्राकृत के हैं, इसीलिए इसे द्वयाश्रय काव्य कहा जाता है। द्वाश्रय काव्य कौन सा होता है कि जिसमें एक ऐसा महाकाव्य जिसमें 2 प्रकार की भाषाओं का लगभग बराबर इस्तेमाल किया गया है, उसे द्वाश्रय काव्य कहा जाता है। इसमें संस्कृत और प्राकृत का इस्तेमाल हुआ है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और इसकी ये पंक्ति जो है कई बार पूछी जाती है, भल्ला हुआ जू मारिया बहनी म्हारा कंतु, लज्जे जम तू वयमसियहू जय भग्गा घर अंतु। ठीक है कि अच्छा हुआ हे बहन कि मेरा पति मारा गया युद्ध में, वीर गति को प्राप्त हुआ। अगर वो जीवित वापस आ जाता, भागकर वापस आ जाता, तो मुझे सखियों के बीच में बहुत ही लज्जित होना पड़ता। आगे बढ़ते हैं। यही भाषा आगे चलकर देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई और यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने उपस्थित करती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला जो कथन है, हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की थी, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित शीर्षक का एक प्राकृत काव्य है। यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है ये। आगे चलते हैं। पुष्यदंत। पुष्यदंत के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। इसमें हम 6 या 7 रचनाकारों को देखेंगे जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ उसके बारे में पूछा जाता नहीं है। पुष्यदंत जो है ये 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। इनकी उपाधियां या फिर उपनाम अवश्य याद रखने हैं। ये स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे। इनको भाखा की जड़ कहा जाता है। अपभ्रंश का वेद व्यास इनको कहा जाता है। अब अपभ्रंश के 3 प्रकार के हो गए हैं कवि। स्वयंभू को कहा जाता है कालिदास और वाल्मीकि। अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है और पुष्यदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास। तो इन सब चीजों को पृथक पृथक याद कीजिएगा, इनमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपाधियां लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं।
हमें उपाधियों में जो बड़े आचार्यों के नाम संस्कृत आचार्यों के जो दिए हुए हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, किसका प्रयोग किस रचनाकार के लिए हुआ है। देखिए, कालिदास और वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा गया है, ठीक है, और हेमचंद्र को कहा गया है पाणिनि, और पुष्यदंत को कहा गया है वेदव्यास। अपभ्रंश का भवभूति कौन कहता है? शिव सिंह सेंगर जी कहते हैं इनको अपभ्रंश का भवभूति। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? तिष्ठी महापुरुष गुणालंकार, जिसे महापुराण भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आ चुका है कि किस आदिकालीन अपभ्रंश रचना में 63 जैन तीर्थंकरों का वर्णन हमें प्राप्त होता है? तो वो महापुराण नाम दे देगा या फिर पूरा नाम देगा तिष्ठी महापुरुष गुणालंकार। इसे जैन महापुराण भी कहा जाता है। इन्होंने तिष्ठी महापुरुष गुणालंकार में घोषणा की है। देखिए, ये जो है ये स्वयं को बहुत ही बड़ा कवि मानते थे। ये अपने आप से बड़ा कवि किसी को समझते नहीं थे। इन्होंने एक तो स्वयं को अभिमान मेरु कहा है, और क्या कहा है अपनी रचना के बारे में कि कहा है नहीं, इन्होंने घोषणा कर दी। इन्होंने घोषणा की है, शब्द पर जाइएगा, इन्होंने घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वह कहीं नहीं है। यानी कि मैंने जो लिखा है ऐसा आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिल सकता है, ऐसा सिर्फ मैं लिख सकता हूं, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। यानी कि ब्रह्मांड के नायाब चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस ग्रंथ में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना है जो हमें याद रखनी है। हृणय कुमार चर्यू में क्या है? नाग कुमार के चरित्र का वर्णन हमें प्राप्त होता है। जस हर चर्यू में वणिक पुत्र की कथा है। इसमें बहु विवाहों का दुष्परिणाम बताया गया है। कोश ग्रंथ, कोश ग्रंथ क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, एक शब्दकोश है ये। और किन भाषाओं का? प्राकृत, अपभ्रंश तथा संस्कृत भाषा के शब्द हैं इसमें। द्विवेदी जी क्या कहते हैं इनके बारे में? पुष्यदंत बहुत शक्ति संपन्न कवि थे, तभी इन्हें स्वयं पर इतना अभिमान था कि अपने आप को अभिमान मेरु कहते हैं। पुष्यदंत बहुत शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। तो पुष्यदंत की प्रशंसा में जो मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है वो द्विवेदी जी ने लिखा है। ये एक ही कथन है इनके बारे में, ये हमें याद कर लेना है। धनपाल का समय 10वीं शताब्दी है। इन्होंने भविष्यदत्त कथा या फिर भविष्यत कथा नामक रचना का लेखन किया है। इसमें भी वणिक पुत्र की कथा मिलती है, जैसे जस हरचर्यू में मिलती है हमें। इसमें क्या है? बहुविवाह के दुष्परिणामों का उल्लेख मिलता है। और डॉक्टर विंटर नित्ज ने इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है धनपाल के बारे में कि किसने धनपाल की रचना भविष्यत कहा को रोमांटिक महाकाव्य कहा है। या फिर इसको इस प्रकार पूछा जा सकता है कि विंटर नित्ज भविष्यत कहा को या फिर भविष्यदत्त कथा को क्या कहते हैं, क्या उपाधि दी है उन्होंने इस रचना को? तो इसे वे रोमांटिक महाकाव्य कहते हैं। आगे मुनि राम सिंह की रचना 11वीं शताब्दी की पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा इनकी रचना है। देखिए, दो रचनाएं मिलती हैं, पाहुड़ दोहा और दोहा पाहुड़, दोनों अलग अलग रचनाकारों ने लिखी है। मुनि राम सिंह जी ने कौन सी लिखी है? पाहुड़ दोहा। इसका वर्ण विषय जैन धर्म एवं गृहस्थ धर्म का वर्णन और आचरण के नियम बताना है। पाहुड़ क्या होता है? पाहुड़ एक शैली होती है
जिसमें जीवन यापन और आचरण के नियम बताए जाते हैं। मेरुतुंग, मेरुतुंग के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि एक ही रचना में पढ़नी है, प्रबंध चिंतामणि। और इसका रचना काल विक्रमी संवत 1361 है। मुख्य भाषा इसमें संस्कृत है। मुख्य भाषा किस लिए? क्योंकि इसमें कई भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। अपभ्रंश भी है इसमें, प्राकृत भी है इसमें, और इसमें जो मुख्य भाषा है उसे उसके रूप में संस्कृत को इस्तेमाल किया गया है। संस्कृत में मैक्सिमम लिखा गया है इसमें। इसका वर्ण विषय क्या है देख लेते हैं। इसका वर्ण विषय गुजरात के सोलंकी वंश के राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल और उनके साथ में कौन, कवि हेमचंद्र के चरित्र का वर्णन। देखिए इसमें 3 व्यक्तियों के चरित्र का वर्णन हमें प्राप्त होता है। एक तो सिद्धराज जयसिंह, दूसरा कुमारपाल चरित और तीसरा हेमचंद्र। ये वर्ण विषय इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कुछ दोहे भोज के चाचा मुंज के भी मिलते हैं। जोइंदू के बारे में, इन्हीं का हमें इनकी एक ही रचना हमें पढ़नी है। कौन सी? परमात्म प्रकाश, और दूसरी है योगसार। परमात्मा प्रकाश जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसका नाम हमें खाली याद रखना है। और दोहा परंपरा जो हिंदू से प्रारंभ मानी जाती है, इनके बारे में ये 2 पॉइंट ही हमें याद रखने हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने राउलवेल से शुरू किया था, संदेश रासक से शुरू किया था आज हमने लौकिक साहित्य। ये हिंदी नेट जेआरएफ की दूसरी यूनिट की 10वीं क्लास है, जिसमें हम आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य को पढ़ रहे थे। ये आप संदेश रासक हमने पढ़ा इसमें। इसके बाद हमने प्राकृत पेंगलम के बारे में पढ़ा है। जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में उतना ही डीपली मैंने आपको पढ़ाया है। इससे ज्यादा डीपली इनके बारे में नहीं हो सकता है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप किसी भी कोचिंग में जाकर किसी से भी पता कीजिएगा, इससे ज्यादा गहन अध्ययन किसी ने भी इनके बारे में नहीं करवाया है। फिर हम बढ़ गए आगे आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य में। उस समय पे गद्य भी लिखा जाता था। इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी बताया है, उनका कथन भी है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? राउलवेल को पढ़ा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। लौकिक गद्य साहित्य में ये 3 रचनाएं हमें पढ़नी है। इसके बाद अपभ्रंश साहित्य में हमें स्वयंभू के बारे में पढ़ना है, इनकी रचनाएं। फिर हमें हेमचंद्र के बारे में, और थोड़ा थोड़ा फिर इनके बारे में मैंने आपको डीपली पढ़ा दिया है। स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्यदंत, इनके बारे में डीपली पढ़ा दिया है। और धनपाल, मुनि राम सिंह, मेरुतुंग और जोइंदू, इनकी रचनाएं भी अगर खाली आप याद रख लेंगे तो भी काम चल जाने वाला है। लेकिन हमें खाली काम नहीं चलाना है, जेआरएफ लेना है, ठीक है। जेआरएफ को टारगेट करके अगर हम अपनी तैयारी करेंगे तब तैयारी हमारी पक्की होगी। ये आप मान के चलिए। और आप देख रहे हैं हिंदी सरोज ऑनलाइन, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित गौतम दिसंबर तक पूरा सिलेबस आपका करवा के दूंगा। ये जो क्लास है ये रिकॉर्ड हो रही है रात में 12 बजे। आज पूरे दिन मुझे समय नहीं मिल पाया था, लेकिन आज की क्लास में अपलोड नहीं कर पाया था, इसका मुझे दिल से खेद था। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड आज मुझे किसी भी कीमत पे करना है। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि नेट जेआरएफ हम क्लियर करके रहेंगे। मेरे साथ में पढ़ते रहिए, प्रत्येक क्लास को पूरा पूरा देखिए, 2-3 बार देखिए। सुनने से भी याद होता है, लिखने से भी याद होता है, देखने से भी याद होता है।
तो अपनी सभी इंद्रियों को और जोड़कर मिलाकर काम कीजिए, सही दिशा में काम कीजिए। सिलेबस में जो जो दिया हुआ है वो अवश्य पढ़िए। अतिरिक्त जानकारी अगर कहीं भी मिलती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं खाली वही पढ़िए। जो भी अतिरिक्त जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो रही है किसी भी गाइड से, किसी भी पुस्तक से, उसको बटोरिए, साझा भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ, और पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास से हम भक्ति काल शुरू करेंगे, और भक्ति काल जो है वो एक आदि काल में ही बहुत विशाल एक तरह से अपने आप में इकाई है, वो उसे हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। बहुत लंबा कोर्स है, हमें जल्दी भी करना है, तो कोशिश करूंगा कि 2-2 3-3 क्लास आपकी डेली आए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए, सारी अपडेट्स प्राप्त करते रहिए। अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।